नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की बड़ी जीत। चुनाव में 87% से अधिक मिले वोट। पुतिन ने जनता का जताया आभार। पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की दी चेतावनी। पश्चिमी देशों ने जीत को बताया अवैध। पीएम मोदी ने दी पुतिन को जीत की बधाई। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई की तेज। अल शिफा अस्पताल में सैन्य अभियान को दिया अंजाम। हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खात्मे के साथ ही खत्म होगा संघर्ष। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने गाजा में मानवीय सहायता पर दिया जोर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दक्षिण कोरिया के दौरे के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर की उकसावे वाली कार्रवाई। पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कई मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया ने जताया विरोध। जापान ने कार्रवाई को बताया यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी नीतियों के लिए घेरा। कहा, बाइडेन की गलती के कारण कांगो से अपराधी अब आ रहे हैं अमेरिका। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आपराधिक मामलों में खुद को बताया बेकसूर। नाटो में शामिल होने पर स्वीडन में समारोह का आयोजन। संसद के बाहर नाटो का झंडा फहराया गया। स्वीडन के किंग कार्ल गुस्ताफ और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन रहे मौजूद। कार्ल गुस्ताफ ने बताया, नाटो सदस्यता किसी के खिलाफ नहीं। क्रिस्टरसन ने सदस्यता को बताया ऐतिहासिक। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने इस पद के लिए हुए चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की है। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में 87% से अधिक वोट मिले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जीत के लिए रूसी नागरिकों का आभार जताया और पश्चिमी देशों का घेराव किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद रूस के मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन 5वीं बार इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 87% वोट मिले हैं। हालांकि पहले से ही व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही खुद पुतिन के बड़े समर्थक रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर रूस के नागरिकों का आभार जताया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम दूर होगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दौर में कुछ भी संभव है, लेकिन मैं ये पहले ही कह चुका हूँ और ये सभी के लिए स्पष्ट है कि रूस और नाटो के बीच संघर्ष हुआ तो वो तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें दिलचस्पी है। वैसे नाटो के सैनिक अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं। पुतिन के विरोधी माने जाने वाले एलेक्सी नेवल्नी की मौत पर पुतिन ने पहली बार उनके नाम का जिक्र किया और उनकी मौत पर दुख जताया। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के चुनाव की आलोचना करने पर खुद अमेरिका के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ पूरी स्टेट मशीनरी को लगाए जाने का भी आरोप लगाया। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला करने के लिए प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग करना लोकतांत्रिक है, जिसमें अदालतों का उपयोग भी शामिल है? अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। हम उसी के साथ काम करेंगे जिस पर मतदाता भरोसा करेंगे। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा है कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र थे ना ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप, दमन और हिंसा के बीच का छद्म चुनाव कहा है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा है कि यूक्रेन के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराए गए।
उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को तानाशाह बताते हुए कहा कि इन चुनावों में यूक्रेनी क्षेत्रों पर मतदान कराया जाना पूरी तरह से गलत और अवैध है। रूसी तानाशाह ने अपने लिए एक और चुनाव करवाया है। वो हमेशा के लिए शासन करने के लिए सब कुछ कर रहा है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र पर रूस जो कुछ भी कर रहा है वो एक अपराध है। इस चुनाव में कुछ भी वैध नहीं है और ना ही हो सकती है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष पर कहा कि फ्रांस बातचीत में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पुतिन ने साथ ही यूक्रेन के साथ बातचीत के प्रस्ताव को फिर दोहराया है। बहरहाल रूस के इतिहास में स्टालिन ने 29 साल तक राज किया था। अब पुतिन अगला कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो 30 साल तक शासन करने वाले इकलौते राष्ट्रपति होंगे। तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए कहा, रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई। आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पहले की तरह जारी है। इजरायली सेना ने गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल ने हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यरूशलेम में बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गाजा में व्यापक मानवीय सहायता पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने पर बल दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष 5 महीने हो जाने के बावजूद थमता नजर नहीं आ रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच इजराइल ने गाजा में अल शिफा अस्पताल में सैन्य अभियान को अंजाम दिया है। सेना दावा कर रही है कि हमास के कुछ आतंकी अल शिफा अस्पताल में छिपे हुए हैं, जिनकी मंशा इजराइल के खिलाफ एक और हमला करने की है। आईटीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों के खात्मे के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें नागरिक के हितों को ध्यान में रखकर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ सैनिक ठोस खुफिया जानकारी के बाद शिफा अस्पताल के सीमित क्षेत्रों में ऑपरेशन कर रहे हैं। हमास के कई बड़े आतंकवादी शिफा अस्पताल के अंदर फिर से इकट्ठा हो गए हैं और इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमलों की कमान संभालने के लिए कर रहे हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं जिन नागरिकों के पीछे हमास छिपा हुआ है। उधर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उधर जर्मन चांसलर ने गाजा में व्यापक मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मैंने प्रधानमंत्री से गाजा में लोगों को व्यापक मानवीय सहायता आपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बात की है। स्वशासन और फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा सकता है और होना भी चाहिए। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि हमास के खात्मे के साथ ही गाजा में हमारा सैन्य अभियान खत्म होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि रफाह में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत लोगों को इलाका छोड़ने को कहा गया है। रफाह में बचे हुए आतंकी बटालियनों को खत्म करने का हमारा लक्ष्य नागरिक आबादी को रफाह छोड़ने के साथ साथ चल रहा है। लोगों को हम रफाह छोड़ने के लिए बार बार बोल रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई नहीं रुकेगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आयरलैंड में लियो बराडकर के साथ बैठक के दौरान गाजा की स्थिति पर चर्चा की। बाइडेन ने इस दौरान गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में काम करने के महत्व पर जोर दिया। गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और युद्ध विराम समझौता बहुत जरूरी है। एक ऐसा युद्ध विराम समझौता जिससे बंधकों की घर वापसी हो और 2 राष्ट्र समाधान संभव हो पाए। स्थायी शांति और सुरक्षा ही एकमात्र रास्ता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने उत्तरी गाजा में अकाल को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गाजा की 70% आबादी संभावित रूप से विनाशकारी भुखमरी का सामना कर रही है। रिपोर्ट में 11 लाख से अधिक लोगों को भुखमरी का शिकार बताया गया है। आईपीसी के मुताबिक गाजा पट्टी के उत्तरी भाग में मई के अंत तक अकाल की स्थिति हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस स्थिति को टाल नहीं सकते हैं। हमें लोगों तक जल्द से जल्द ये भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता की आवश्यकता है। भले ही कई देश गाजा की मदद को आगे आ रहे हों, लेकिन स्थिति उससे ज्यादा भयानक है, क्योंकि संघर्ष में जान बचाने की जद्दोजहद में लगे लाखों लोग भुखमरी और बीमारी के सामने पस्त दिखाई दे रहे हैं। उत्तर कोरिया ने कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने इसकी पुष्टि की है और इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया। जापान ने भी उत्तर कोरिया की निंदा की है। जापान पीएम ने कहा कि उत्तर कोरिया यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन कर रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार मिसाइल टेस्ट और जंगी अभ्यास करके उकसाने वाले काम कर रहे हैं। हाल ही में जंगी अभ्यास करके किम ने अमेरिका और जापान के समक्ष अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए थे। इस बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर उकसावे वाला काम किया है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर मिसाइलें दागी हैं। इससे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव फैल गया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने के संबंध में दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को सुबह उसके पूर्वी तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मेरा मानना है कि उत्तर कोरिया ने लगातार उकसावे की कार्रवाई जारी रखी है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी सरकार गलत निर्णय लेने पर उत्तर कोरिया को जवाबदेह ठहराने की दृढ़ नीति रखती है। उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई पर जापान भी भड़क गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संसदीय सत्र के दौरान कहा कि ये जापान क्षेत्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए खतरा है। उन्होंने इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव का भी उल्लंघन माना जिसमें उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। अनुमान है कि यह जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी और अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों का उल्लंघन है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें ऐसे समय में दागी हैं जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। ब्लिंकन ने सोमवार को उत्तर कोरिया की कार्रवाई के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल से मुलाकात की। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 18 से 20 मार्च तक होने वाली समिट फॉर डेमोक्रेसी की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए सियोल पहुंचे हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अभी से सक्रिय हो गए हैं।
ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को घेरते हुए उन्हें लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। ट्रंप ने एक रैली के दौरान कहा कि मुझे चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए वो कानून और FBI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर अपने को सभी मामलों में बेकसूर बताया है। जो बाइडेन हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। उनकी अक्षमता नंबर 1 कारण है। इसके अलावा वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी मुझे पकड़ने के लिए न्याय विभाग FBI का गलत उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ अनेक मामलों को बढ़ा दिया है। वो लगातार अभियोगों के जरिए मुझे रोकने की कोशिश में है। और आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। नेटो में शामिल होने पर स्वीडन में समारोह का आयोजन किया गया। स्वीडन की संसद के बाहर नेटो का झंडा फहराया गया और यूरोपीय संघ के झंडे के साथ नेटो के झंडे को स्थान दिया गया। इस मौके पर स्वीडन किंग कार्ल गुस्ताफ और PM उल्फ क्रिस्टरसन भी मौजूद रहे। करीब 2 दशकों तक गुटनिरपेक्ष रहा स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन चुका है। इसी ऐतिहासिक पल को लेकर स्वीडन की संसद के बाहर एक समारोह में नाटो का झंडा फहराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वीडन के किंग कार्ल गुस्ताफ और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 साल बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर इस साल 7 मार्च को नाटो में शामिल हो गया था। इस मौके पर कार्ल गुस्ताफ ने कहा कि हमारी नाटो सदस्यता किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्वीडन की स्वतंत्रता का संरक्षण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी नाटो सदस्यता का उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है। ये हमारी विदेश और रक्षा नीतियों के मूल सिद्धांतों या उद्देश्यों को भी नहीं बदलता है। स्वीडन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का संरक्षण हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। स्वीडन का झंडा अन्य नाटो देशों के साथ मिलकर शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन ने देश के नाटो में शामिल होने को स्वतंत्रता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि स्वीडन ने लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष, संप्रभु और एकमत होकर नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वीडन के लिए एक नए युग की शुरुआत है। एक नए युग की शुरुआत हो गई है। आज हम यहाँ शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक साथ खड़े हैं। सभी के लिए सभी को धन्यवाद। स्वीडन और यूरोपीय संघ के झंडे के साथ नाटो के झंडे को फहराया गया। वहीं बैंड की धुनों ने भी इस मौके को खास बना दिया। उधर स्वीडन की संसद के अध्यक्ष एंड्रियास नॉर्लेंड ने कहा कि स्वीडन के सुरक्षित भविष्य के लिए यह सबसे जरूरी कदम है। हम स्वीडन वासी अब अपने साझा इतिहास में एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हम उस समय को याद करने और एक नए युग का स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गौरतलब है कि स्वीडन को नाटो में शामिल करने के खिलाफ तुर्की ने मोर्चा खोला हुआ था। तुर्की स्वीडन में कथित तौर पर शरण लिए हुए कुर्दिश उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने तुर्की को मनाया और आखिरकार स्वीडन की नाटो में एंट्री हो गई। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। आयरलैंड सहित विभिन्न देशों में सेंट पैट्रिक डे की रौनक देखी गई। हर साल 17 मार्च को आयरलैंड के संरक्षक संत पैट्रिक की याद में ये उत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर आयरलैंड की राजधानी डबलिन की सड़कों पर लोगों ने परेड में हिस्सा लिया। 5 लाख दर्शकों की वजह से यह अब तक की सबसे बड़ी सेंट पैट्रिक डे परेड रही। बच्चे हो या जवान, सभी हरे रंग में रंगे हुए हैं। जिधर भी नजरें दौड़ाओ, खुशी और उत्साह से लबरेज लोग दिखाई दे रहे हैं। मौका है सेंट पैट्रिक डे के उत्सव का, जिसे धूमधाम से आयरलैंड सहित दुनिया के अन्य देशों में मनाया गया। रविवार को आयरलैंड की राजधानी डबलिन की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार को मनाने के लिए शामिल हुए। हर साल की तरह इस साल भी विशाल परेड का आयोजन हुआ।
आयोजकों के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी सेंट पैट्रिक दिवस परेड रही, जिसमें आयरलैंड और दुनिया भर से आए 4,200 कलाकारों और मार्चिंग बैंडों को देखने के लिए 5 लाख दर्शक परेड मार्ग पर एकत्रित हुए। इस मौके पर आयरिश राष्ट्रपति ने अपने सेंट पैट्रिक दिवस के संदेश में दुनिया भर में शांति स्थापना और मानवीय कार्यों में लगे सभी आयरिश महिलाओं और पुरुषों को श्रद्धांजलि दी। वहीं आयोजन का हिस्सा बने दर्शक कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। मेरे दिल में आयरलैंड का एक विशेष स्थान है। ये मेरे लिए उस समय को याद करने का एक तरीका है जब मैं पहली बार आयरलैंड आई थी। ये बहुत खास अवसर है और यहाँ का माहौल और लोग दोनों बहुत अच्छे हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में इस मौके पर परेड और विभिन्न तरह के आयोजन किए गए। सेंट पैट्रिक आयरलैंड के संरक्षक संत थे। उन्हें पूरे आयरलैंड में ईसाई धर्म को सफलतापूर्वक फैलाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी याद में हर साल 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हरे रंग के कपड़े पहनने की प्रथा है। मुझे यहाँ का माहौल पसंद है। हर कोई सज धज कर तैयार है और संगीत गजब। मुझे वास्तव में यहाँ सब पसंद है। माहौल बड़ा खुशनुमा है। शिकागो में इस मौके पर नदी को हरा कर दिया गया था, जो कि हरे चमकदार कैनवास की तरह नजर आ रही थी। बहरहाल आयरलैंड और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में मनाए जाने वाले इस त्योहार को उत्साह, उमंग और शांति का संदेश देने वाला पर्व कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दुनिया